हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 21 जो कि मानहानि के विषय में बात करता है के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, चैप्टर 21 के बारे में हम थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 21 यह धारा 499 से लेकर धारा 502 तक विस्तृत है, जो कि मानहानि के अपराध से संबंधित है। और धारा 499 यह आईपीसी में मानहानि को परिभाषित करती है और धारा 500 यह साधारण मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 499 में अपराध को परिभाषित किया गया है और धारा 500 में इस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। और अन्य धाराएं धारा 501 और 502 मानहानि के विनिर्दिष्ट रूपों को परिभाषित तथा उनके लिए दंड का प्रावधान करती हैं। मानहानि के विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं कि मानहानि व्यक्ति की प्रतिष्ठा के विरुद्ध एक अपराध है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की ख्याति के विरुद्ध जो अपराध है वह मानहानि है। और मानहानि सिविल तथा दांडिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः पीड़ित व्यक्ति अपकारकर्ता के विरुद्ध सिविल तथा दांडिक कार्यवाही साथ साथ संचालित कर सकता है। और सिविल कार्यवाही द्वारा पीड़ित व्यक्ति क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है तथा दांडिक कार्यवाही द्वारा दोषी व्यक्ति को दंडित किया जा सकेगा। मानहानि यह शब्दों या संकेतों द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया एक ऐसा लांछन है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के दुराशय से किया जाता है। और धारा 499 में 10 अपवादित परिस्थितियां भी हैं। इन परिस्थितियों में लांछनकारी टिप्पणी या संकेत मानहानि का अपराध गठित नहीं करेंगे। ये अपवाद जो है वह लोक नीति पर आधारित हैं। तो मानहानि संबंधी विधि व्यक्ति के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के युक्त संगत एवं औचित्यपूर्ण संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, चैप्टर 20 तक अगर आप आईपीसी बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, जहां मैंने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 20 तक अभी तक बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 498, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 498 तक मैंने बहुत ही डिटेल में कवर कराया हुआ है। उन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आप बेयर एक्ट पे अपनी एक आसान सी समझ विकसित करते हुए अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार कर सकते हैं। धारा 499 सेक्शन 499 के बारे में हम बात करते हैं, जो कि मानहानि के विषय में हमें बताती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है और इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 500 में की गई है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप बगल में ही यहाँ पे दंड धारा 500 ऐसे नोट करके लिख लेंगे तो ये आपके लिए याद रहेगा कि मानहानि की परिभाषा सेक्शन 499 में है और इसके लिए दंड की व्यवस्था सेक्शन 500 में है। धारा 499 के अनुसार जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से
ऐसे व्यक्ति की ख्याति को अपहानि की जाए, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी। अर्थात कोई व्यक्ति बोलकर या पढ़कर साशय कुछ ऐसे शब्दों, दृश्यों या संकेतों द्वारा या रूपणों द्वारा कोई ऐसा लांछन प्रकाशित करता है जिससे किसी व्यक्ति के ख्याति की अपहानि होती है, तो ऐसी अपहानि उस व्यक्ति की मानहानि मानी जाएगी। और कुछ अपवादित दशाओं को छोड़कर किन किन दशाओं में किसी के द्वारा लगाया गया लांछन मानहानि नहीं माना जाएगा, इसे अपवादों में रखा गया है। और इन अपवादों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति साशय शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने के लिए ऐसा कोई लांछन लगाता है, तो उस व्यक्ति की वह मानहानि करता है, ऐसा माना जाएगा। स्पष्टीकरण 1 बताती है, किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा यदि वह लांछन उस व्यक्ति की ख्याति की, यदि वह जीवित होता, अपहानि करता और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को उपहत करने के लिए आशयित हो। अर्थात कोई व्यक्ति मृत हो चुका है, लेकिन यदि वह जीवित रहता और उसके बारे में उसके मृत होने पे कोई ऐसा लांछन लगाया गया है जो उसके जीवित रहते हुए उसे अपहानि कारित करता, उसकी ख्याति में अपहानि कारित करता या उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता। और इस आशय से, यानी मृत व्यक्ति के जीवित रहने के समय साशय उस पर लगाया गया लांछन उसकी ख्याति को अपहानि कारित करता या उसके मृत्यु के बाद उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो साशय लगाया गया ऐसा लांछन अपहानि माना साशय लगाया गया ऐसा लांछन मानहानि की कोटि में आएगा। स्पष्टीकरण 2 कहती है, किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि की कोटि में आ सकेगा। तो मानहानि किसी भी व्यक्ति का होगा, और व्यक्ति में कौन कौन लोग आते हैं? कंपनी, समूह है ना, संगम या व्यक्तियों का समूह, ये सभी व्यक्ति की कोटि में आते हैं, तो मानहानि इन सभी का होगा। स्पष्टीकरण 3 के अनुसार अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। किसी को व्यंग्य द्वारा कोई लांछन लगाया जाता है जिससे उसके ख्याति में अपहानि होती है, तो उसे भी मानहानि की कोटि में माना जा सकेगा। स्पष्टीकरण 4 बताती है, कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे, यानी निम्न दृष्टि उसके प्रति न बनाए, या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के संबंध में उसके शील को हेय न करे, या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए, या यह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। तो स्पष्टीकरण 1, 2, 3, 4 के अनुसार कौन सा लांछन
जो ख्याति को अपहानिकारित करता है मानहानि की कोटि में आएगा। ये स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे। इसे दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। दृष्टांत क बताती है कि एक व्यक्ति क है, यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी अवश्य चुराई है, कहता है। क कहता है कि य ने ख की घड़ी चुराई है। यह एक ईमानदार व्यक्ति है, उसने ख की घड़ी कभी नहीं चुराई। जब तक कि वह अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है तो यह य की मानहानि के अंतर्गत माना जाएगा। अपवाद क्या है इसे हम देखेंगे, आगे समझेंगे। धारा 499 में 10 अपवाद दिए गए हैं। इन 10 अपवादों को छोड़कर यदि कोई भी कृत्य लांछन किसी की ख्याति को अपहानिकारित करता है तो उसे मानहानि के अंतर्गत रखा जाएगा। एक अन्य दृष्टांत ग देखते हैं। क यह विश्वास कराने के आशय से कि य ने ख की घड़ी चुराई है, य का एक चित्र खींचता है जिसमें वह ख की घड़ी लेकर भाग रहा है। जब तक कि वह अपवादों में से किसी के अंतर्गत न आता हो, यह मानहानि है। अपवाद देखते हैं क्या है। जो धारा 499 के अंतर्गत 10 अपवाद दिए गए हैं कि इन अपवादों के अंतर्गत अगर होगा तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। पहला अपवाद यह बताती है, पहले अपवाद के अनुसार सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए अपेक्षित है। अगर लोक कल्याण के लिए यह अपेक्षित है कि किसी सत्य बात का किसी व्यक्ति पे लांछन लगाया जा रहा है तो वह मानहानि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। यदि वह लोक कल्याण के लिए हो या वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। दूसरा अपवाद देखते हैं जो लोक सेवकों के लोक आचरण के बारे में बात करती है कि यदि लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन में, लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहाँ तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, राय नहीं मानी जाएगी। सद्भावना पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। अपवाद तीसरा, किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण। लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण है तो उस आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में, जहाँ तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता है, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। दृष्टांत के माध्यम से इसे समझते हैं कि किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी लोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, ऐसी सभा का सभापतित्व करने में या उसमें हाजिर होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने में या उसमें सम्मिलित होने में जो लोक समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने में या उसके पक्ष में प्रचार करने में, जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन से लोक हितबद्ध है। तो य के आचरण के विषय में क द्वारा कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। लोक सेवक है और लोक प्रश्न के संबंध में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आचरण लोक प्रश्न के संबंध में है तो उसे मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा।
चौथा अपवाद होगा न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का प्रकाशन। न्यायालयों की कार्यवाहियों की रिपोर्टों का जो प्रकाशन होता है तो उसमें उस रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। जैसे कोई जस्टिस ऑफ द पीस या अन्य ऑफिसर जो किसी न्यायालय में विचारण से पूर्व की प्रारंभिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो, उपरोक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत यानी धारा 499 के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय है ना, तो न्यायालय की रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं माना जाएगा। पांचवा अपवाद हो जाएगा न्यायालय में विनिश्चित मामले के गुणगान या साक्षियों तथा संपर्क अन्य व्यक्तियों का आचरण। छठा अपवाद है लोकाकृति के गुणगान। किसी ऐसी कृति के गुणगान के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा हो या उसके कर्ता के शील के विषय में जहाँ तक कि उसका शील ऐसी कृति में प्रकट होता हो, न कि उसके आगे कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं माना जाएगा। दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं इसे कि जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक के निर्णय के लिए रखता है। और दृष्टांत ख कहती है वह व्यक्ति जो लोक के समक्ष भाषण देता है वह उस भाषण को लोक के निर्णय के लिए रखता है। और इसी प्रकार अभिनेता या गायक जो किसी लोक रंगमंच पर आता है अपने अभिनय या गायन को लोक के निर्णय के लिए रखता है। तो इस प्रकार लोककृति का गुणगान जो है वह मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। सातवां अपवाद किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई परिनिंदा। अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता हो जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भाव पूर्वक की गई कोई परिनिंदा जो है वह मानहानि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आठवां अपवाद होगा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना। इसे दृष्टांत से समझते हैं कि यदि क एक मजिस्ट्रेट के समक्ष य पर सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाता है, यदि क एक सेवक य के आचरण के संबंध में य के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, यदि क एक शिशु य के संबंध में य के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है तो क इस अपवाद के अंतर्गत आता है। और नौवां अपवाद है अपने या अन्य के हितों की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन। कोई व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कर रहा है, किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया गया हो। इसे दृष्टांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि क एक दुकानदार है, वह ख से जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है कहता है य को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। यदि उसने य पर यह लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया है तो क यहाँ अपवाद के अंतर्गत आता है। वैसे ही क एक मजिस्ट्रेट अपने वरिष्ठ ऑफिसर को रिपोर्ट देते हुए य के शील पर लांछन लगाता है कि यहाँ यदि वह लांछन सद्भावपूर्वक और लोक कल्याण के लिए लगाया गया है तो
क इस अपवाद के अंतर्गत आएगा। 10वां अपवाद, जो सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आशयित है। यदि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब मानहानि नहीं होगा जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई हो या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए आशयित हो। तो इस प्रकार ये 10 अपवाद हो गए। इन 10 अपवादों के अंतर्गत अगर कोई बात आती है तो वह मानहानि नहीं होगी। और इन 10 अपवादों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की शील पर साशय उसका अपहानिकारित करने के लिए लांछन लगाता है तो ऐसा लांछन मानहानि माना जाएगा। मानहानि के आवश्यक तत्व हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति से संबंधित कोई लांछन बनाना या प्रकाशित करना। अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में किसी भी प्रकार का लांछन लगाया जाने या लांछन का प्रकाशन होना जरूरी है। और ऐसा लांछन शब्दों द्वारा या बोलकर अथवा इस आशय से कि वे पढ़े जाएं, अर्थात लिखकर या संकेतों द्वारा, चिन्हों द्वारा या दृश्यमान प्रतिनिधित्व अर्थात दृश्य रूपणों द्वारा लगाए जाएं। तो ऐसे लांछन अपहानि पहुंचाने के आशय से लगाए गए हों या इस ज्ञान का विश्वास से लगाए जाएं कि वे उस व्यक्ति को अपहानिकारित करेंगे जिनके विषय में लगाए गए हैं। तो यह सारे तत्व अगर मौजूद हैं और 10 अपवादों से रहित हैं तो ऐसा कृत्य मानहानि माना जाएगा। धारा 499 के अंतर्गत मानहानि की परिभाषा अपवाद सहित आपने जान ली। इसे कुछ केस लॉज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। बडू गेट बनाम राइड आउट। बडू गेट बनाम राइट आउट 1865 के बाद में कहा गया कि न्याय प्रशासन संपूर्ण जनता के हित के लिए आवश्यक है। अतः न्यायालय के निर्णयों, जूरी के विचारों तथा साक्ष्यों पर उचित टिप्पणी आवश्यक है। आलोचना में साक्ष्य किसी व्यक्ति के चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए और न ही उनके विरुद्ध अपराधिता अभियारोपित की जानी चाहिए। किसी पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से करे और यदि उसकी टिप्पणी उचित है तो किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध वाद दायर करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यह बडू गेट बनाम राइट आउट 1865 के बाद में बताई गई थी यह बात। एक अन्य मामला हम देखते हैं, एस खुशबू बनाम कन्नी अम्मल और अन्य। नोट कर लेंगे आप इसे। एस खुशबू बनाम कन्नी अम्मल और अन्य 2010 का यह वाद है। इसमें यह शिकायत की गई थी कि अभियुक्त द्वारा एक समाचार पत्रिका में दिए गए बयान से उसकी मानहानि हुई है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त का बयान समाचार पत्रिका में दिया गया था जिससे विवाह पूर्व उसके यौन संबंध की समाज द्वारा स्वीकृति की अपेक्षा की गई थी। उसने किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति पर कोई टिप्पणी नहीं किया था। उससे भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत अवमानना का अपराध नहीं गठित होता है। साथ ही शिकायतकर्ता व्यथित व्यक्ति नहीं है। अतएव यहाँ शिकायत को निरस्त करने योग्य अभिनिर्धारित किया गया, इसे मानहानि के अंतर्गत नहीं रखा गया। यह खुशबू बनाम कन्नी अम्मल और अन्य 2010 के बाद में
अभी निर्धारित किया गया था। इसके अलावा चमनलाल AIR 1970 SC का भी एक वाद है जो महत्वपूर्ण है मानहानि से संबंधित। इस वाद में कहा गया कि जहां अपने या अन्य किसी व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक लगाया गया लांछन इस अपवाद के अंतर्गत आता है। लांछन लगाने वाले व्यक्ति का हित वास्तविक तथा विधिक होना चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ विधि मंत्रालय एवं अन्य AIR 2016 SC के बाद में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय गठित किए गए, जिसमें अपराध के रूप में मानहानि को स्वीकार किया गया। अभियोजन का प्रभाव मानहानि पर पड़ता है। दुराशय, इन बातों पर टिप्पणी सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ विधि मंत्रालय एवं अन्य के बाद में की गई थी कि अन्य प्राइवेट व्यक्ति द्वारा प्राइवेट व्यक्ति की मानहानि लोकहित को प्रभावित करती है और अपराध के रूप में मानी जाती है। और मानहानि के कारण दांडिक अभियोजन स्वतंत्र वाक और राय की अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। और यदि व्यक्ति की ख्याति को क्षति कारित करना आधार है जिस पर अपराध आधारित है और दुराशय अपराध को गठित करने के लिए यहाँ पूर्ववर्ती शर्त है। एक सुकरा महतो बनाम वासुदेव महतो AIR 1971 का मामला था, जिसमें वह व्यक्ति जिसने सद्भावनापूर्वक अभिकथन किया यह तथ्य साबित करने के लिए बाध्य है कि अभिकथन करने से पूर्व उसने जांच की थी तथा वह अभिकथन की सच्चाई के बारे में संतुष्ट था। धारा 499 मानहानि के बारे में हमने समझा और धारा 500 यानी सेक्शन 500 मानहानि के लिए दंड निर्धारित करती है। दंड होगा सादा कारावास, 2 वर्ष तक की अवधि का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 501 यह मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना के विषय में बात करती है। जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है मुद्रित करेगा या उत्कीर्ण करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 502 यह मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का बेचना के संदर्भ में बात करती है कि जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानि विषय अंतर्विष्ट है यह जानते हुए कि उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस प्रकार आज के वीडियो में हमने धारा 499 से 502 सेक्शन 499 से सेक्शन 502 तक चैप्टर 21 के अंतर्गत कवर किया। नेक्स्ट चैप्टर आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में बात करती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। सेक्शन 1 से लेकर के अभी तक मैंने 502 तक ये पढ़ा दिया है, जिसे आप डिटेल में सुनते हुए अपने नोट्स तैयार करिए और IPC पर एक अपनी सामान्य समझ विकसित करिए।